हेलो एवरीवन, आज हम लोग और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर 2 जियोग्राफी का क्लास 6 एनसीईआरटी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। तो यहाँ पे दिया हुआ है महासागर एवं महाद्वीप, जो कि चैप्टर की नाम है। तो ये चैप्टर हम लोग पूरी तरह से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोटेशन दिया हुआ है, महासागर ही सब कुछ है, वह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है, ठीक है। तो इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है, वह विस्तृत निर्जन स्थल है, ठीक है। तो ये कैसा है? निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ वह जीवन का अपना आसपासी अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है, यानी महासागर पे तो आदमी नहीं रह पाएंगे ना, तो इसीलिए ये कह रहा है महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहे तो संसार का आरंभ महासागर से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। तो बहुत बड़ा हिस्सा है महासागर, तो इसीलिए यह कहा जूल्स बार्न ने, ठीक है। तो 1870 में यह लिखा गया कोटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे है ये जो अर्थ का जो पूरा जो सैटेलाइट से लिया गया इमेज है, तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे नील कलर ज़्यादा है, यानी ब्लू, ठीक है। ये ब्लू वाला हिस्सा ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, आइए हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। यानी ग्लोब जो स्कूल में दिखाई देता है, उसको गोल गोल घुमाने से क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग सभी ने ग्लोब को देखा है, तो इसको इमेजिन कर ले, अगर आपके पास नहीं है तो। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्रों को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कहा, आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देती है? तो ग्लोब पे क्या रंग दिखाई देता है? तो ज़्यादातर ब्लू रंग ही दिखाई देता है। निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा। तो ग्लोब तो नीला ही होता है, परंतु वो क्या दर्शाता है? आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा, जल। तो ये जो ब्लू हिस्सा है वो क्या है? जल है, ठीक है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। तो जो पृथ्वी की अधिकांश हिस्सा है वो किससे घिरी हुई है? जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, ठीक है। तो 3/4 भाग क्या है? जल से घिरा हुआ है, यानी 4 भाग का 3 भाग, ठीक है। यह हिस्सा जल से ही घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा। तो क्या कहकर पुकारा? नीला ग्रह कहकर पुकारा, ठीक है। उसके बाद ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। तो ज़्यादातर जो जल का हिस्सा है वो क्या है? जो उसे हम कहते हैं महासागर, ठीक है। तो यहाँ 2.1 पे है चित्रों में। तो पृथ्वी के चित्रों में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा, भूरा रंग भी दिखाई देगा। वो भूमि का रंग है, ठीक है। तो भूरा रंग क्या है? भूमि का रंग है, यानी मिट्टी का, जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है, यानी 1/4 हिस्सा में क्या है? जो मिट्टी है, यानी भूमि है, ठीक है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। तो भूमि का बड़ा भाग को क्या कहते हैं? भूखंड कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। तो यानी ये जो पूरा जो भूखंड है उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, कॉन्टिनेंट। उसके बाद पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित है। तो जो हमारे भूभाग है, कॉन्टिनेंट, वहाँ पे क्या क्या है? जीव जंतु है, पौधे है, और मानव जीवन भी यहाँ पे ही है, ठीक है। तो हम इनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ। उसके बाद यहाँ पे और एक डायग्राम दिया हुआ है, और ये क्या है देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य
सोनो बरुआ, यानी ये जो है सोनो बरुआ, संगनो बरुआ, ठीक है। तो अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो, ठीक है। ओ महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। तो वरुण किसका देवता है? जो आकाश, जल और महासागर के देवता है, ठीक है। तो उसे पुकारा गया है। उसके बाद यहाँ पे है और एक डायग्राम, ये जो दो है। तो पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द अर्थ। तो कैसे कैसे है? जैसा कि हम देखते हैं, महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। यानी महासागर जो है और जो महाद्वीप है वो जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे पूरी सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव दिया हुआ है ये, और ये है दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव क्या है? यानी ये जो पोल है ना, ये पोल को कहते हैं ध्रुव। तो ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ये भूरा रंग का है, ये क्या है? कॉन्टिनेंट है। ये जो है कॉन्टिनेंट है ये सब, ठीक है। और ये जो ब्लू ब्लू हिस्सा है, ये सब क्या है? ये सब जल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्लू ब्लू हिस्सा है, ये सब जल है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चित्रों 2.2 में दर्शाए गए दो मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। वहाँ भी नील रंग से महासागरों एवं उनके छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी यानी बे एंड गल्फ आदि को दर्शाया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम और कुछ जीव के चित्र दिया हुआ है प्राणी के। तो ये क्या क्या है आप लोग अच्छे से देख लो। ये है प्रवाल भित्ति, ये समुद्र में दिखाई देता है। और यहाँ पे है समुद्र एनिमिन एवं एनिबिंग पर तारामीन, यानी ताराफिश है ये, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक शार्क का इमेज है। यहाँ पे स्पर्म हेल, माँ एवं शिशु। तो ये क्या है? स्पर्म हेल है, व्हेल यानी तिमी जो है ना, तिमी बोलते हैं वो है, ठीक है। तो उसके बाद डॉल्फिन ये है। और यहाँ पे है उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ सतही प्रवाल भित्ति। ये जो प्रवाल है, ये देख रहे हो प्रवाल? तो ये प्रवाल जो समुद्र के जो प्राणी है वो मर के ऐसे हो जाता है, प्रवाल बन के होता है, और वहाँ पे मछलियाँ है कलरिंग। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे शैवाल का इमेज है। यहाँ पे है पेंगुइन, और यहाँ पे कछुआ, ये है कछुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये है कछुआ, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागर में है। तो पृथ्वी का जल जो है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महासागर में है, ठीक है। परंतु वह जल लवणीय यानी खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपयोग के लिए अनुपयोगी है। खारा होने के कारण ये उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। दूसरी ओर अलवणीय जल यानी जो हम लोग पीते हैं, पेयजल का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है, मतलब बहुत कम हिस्सा है, ठीक है। वो हिमनद यानी ग्लेशियर, नदियाँ, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। तो ये कहाँ कहाँ पे है? तो हिमनद पे है, नदियों में है, झीलों में है, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। वायुमंडल क्यों लिखा गया? क्योंकि जो यहाँ पे मानो कि तालाब और नदियों पे जो जल है वो क्या होता है? वो ऊपर उठता है ना, ऊपर उठ के कंडेंस होके रह जाता है वायुमंडल पे। तो ये जल बाद में क्या होता है? बारिश बन के और नीचे आ जाता है। तो इसीलिए वायुमंडल यहाँ पे कहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग महासागर को देखते हैं। तो पृथ्वी पृष्ठ 32 पर दिए गए चित्रों 2.3 में विश्व के मानचित्रों में हम 5 महासागरों यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण अथवा अंटार्कटिका महासागर को देखते हैं, ठीक है। तो ये सब महासागर है।
हमने वहाँ 5 महासागरों के नाम बताए हैं। जैसा कि मानचित्रों से वो स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग अलग नहीं है। तो यानी महासागर सब क्या है, एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, महासागरों का वह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं को पालन नहीं करता है। तो प्रकृति ने तो ये मतलब ये तो सब हमारे जो भूविज्ञानी है उन्होंने कहा है कि ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। एक्चुअली प्रकृति ने तो इसे डिवाइड नहीं किया ना, एक साथ ही सब है। ठीक है, उदाहरणतः समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है। ठीक है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। तो ये सब एक साथ है, और समुद्री जो जीवन हम लोग ऊपर देखा उसको क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के पौधा एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रजातियां मिलते हैं। ठीक है, समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल यानी एल्गी एंड स्क्विड्स सम्मिलित है। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियां की रंगीन मछलियां, डल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव शामिल है। तो बहुत सारे समुद्री जीव यहाँ पे क्या है, मिलते हैं। ठीक है, सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्रों के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाई जाती है। तो हम लोग पहले ये देखा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लाइन दिए हुए हैं, देख लेते हैं इसको भी। ये जो बैक है ना साइड में, समुद्री क्या है, तो समुद्री क्या है, महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले अथवा उससे संबंधित जो चीज़ है उसे समुद्री कहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मछलियाँ, प्रवाल, ऐसे कुछ देखा हम लोग। उसके बाद वनस्पति जगत, तो ये क्या है, किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंडों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। ठीक है, तो सब जगह पे नहीं तो नहीं मिलता है, कुछ कुछ जगह पे ये मिलता है स्पेसिफिकली, तो इसे कहा वनस्पति जगत। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्रों में, ठीक है, पाए जाते हैं। उसके बाद है प्राणी जगत। तो प्राणी जगत क्या है, किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतु। तो ये क्या है, जीव जंतु है, तो उसे प्राणी जगत कहते हैं। और जो वनस्पति जगत है वो किसी विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो पूरा पृथ्वी है वो पृथ्वी का पूरा डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये है यूरेशिया। यूरेशिया क्यों, क्योंकि यूरोप और एशिया से मिलके बना है ये यूरेशिया। ठीक है, उसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, तो हम लोग जानेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर है, और यहाँ पे भी प्रशांत महासागर है। तो दोनों तरफ क्यों लिखा है, क्योंकि इसके पीछे भी ये सागर है। ठीक है, उसके बाद ये एस आकार के देखिए ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। और ये जो है हिंद महासागर, ये ऐसा कुछ है ट्रायंगल शेप में। ठीक है, और प्रशांत सागर कैसा है, ये राउंड शेप में है। ठीक है, तो इधर से भी है और उधर से भी है, तो ये राउंड शेप में प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पे है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका पूरा यहाँ पे है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद नीचे है अंटार्कटिका। ठीक है, तो 5 महासागरों उनकी पारंपरिक सीमाओं और महाद्वीपों को प्रदर्शित करता हुआ विश्व का मानचित्र। तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मानचित्रों में देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा अभी प्रशांत महासागर सबसे क्या है, बड़ा महासागर मतलब महासागर है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है। ठीक है, उसके बाद हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पर है। तो दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पर है। तो पहला है जो हमारे प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, उसके बाद है अटलांटिक, उसके बाद है तीसरे स्थान पर इंडियन ओशन, उसके बाद साउदर्न जो है ओशन। ठीक है, तो ऐसे करके है, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। ठीक है,
तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है भारत का इमेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में है अरब सागर, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे ये नीचे साउथ में है इंडियन ओशन, यहाँ पे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये जो छोटे छोटे हिस्सा दिखाई दे रहा है, और इधर है ये जो छोटे छोटे हिस्सा लक्षद्वीप समूह। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। महासागर और आपदाएं। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं, क्या क्या दिक्कत होता है महासागरों से, तो ये थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्रों को फिर से देखिए। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई देती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या है? वे बादलों के विशाल समूह है। यानी हम लोग जो देखते हैं पृथ्वी के सफ़ेद सफ़ेद जो वो घूमता है ना, तो ये क्या है? बादल है। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाले अपेक्षित मानसूनी वर्षा महासागर से उत्पन्न होती है। तो जो मानसूनी वर्षा है तो वो कैसा होता है? महासागर से उत्पन्न होने वाली वर्षा है। ठीक है, इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, अगर ये टाइम पे नहीं होगा तो क्या होगा? किसानों ने वो खेती नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं अथवा अति प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्र में दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। तो जो चक्रवाती वर्षा होता है तो वो जो हवा, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ज़्यादा बारिश होने से बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कुछ। उसके बाद है एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी है, और एक जो डेंजर है वो है सुनामी। ठीक है, सुनामी भी एक आपदा है। तो ये कहाँ होता है? समुद्र में उत्पन्न होता है। ठीक है, और विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती है जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। तो ये बहुत दिक्कत होता है ये होने से। जो समुद्रों के किनारे होते हैं घर घर सब तोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो गाड़ियाँ होते हैं साइड में वो भी तोड़ फोड़ के ले जाता है। बहुत भयानक होता है ये। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है। यानी जो साइड में जो हिस्सा है वो बहुत दूर तक फैलता है और डुबा देता है। ठीक है, जिसके व्यापक स्तर पर हानि होते हैं। तो बहुत सारे वो दिक्कत होता है इससे। उसके बाद 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देशों प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुआ। यानी डेट पता होना चाहिए, 26 दिसंबर 2004। ठीक है, तो उसके बाद वो सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। तो ये कहाँ से आई थी? इंडोनेशिया से आई थी। ठीक है, इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए। तो बहुत सारे हिस्से में ये क्या हुआ? जो उसका धमाका, मतलब बहुत भयानक धमाका हुआ। ठीक है, जैसे हमारे भारत में तमिलनाडु और केरल के जो तटीय क्षेत्र है यानी जो समुद्र के किनारे है उसको भी प्रभावित किया, और जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। बहुत सारे सामान भी क्या हुआ? इससे क्षति हुई। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार के सुनामी कभी कभी आती है किंतु वह अत्यंत विध्वंसकारी होते हैं। तो सब समय तो ये नहीं आता है, जब आता है लेकिन बहुत क्या करते हैं? दिक्कत पैदा करती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम रहे हैं, यानी वो काम कर रहे हैं जो कि पता चले कि कब ये आएगा। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। इससे जान माल की रक्षा करने के उपायों में सहायता मिलती है। तो इससे क्या होगा? बहुत सारे जीव जंतु को यानी बहुत सारी चीज़ों को बचाया जा सकेगा। उसके बाद जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत
नियंत्रण किया जाता है। भारत में सभी प्रकार के आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। अगले अध्याय में हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, ठीक है, जिससे हमारे जो क्षति है वो ना हो। उसके बाद है महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। तो यह कॉन्टिनेंट के बारे में हम अभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महासागरों के मानचित्रों पर महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है, ठीक है। आप कितने महाद्वीपों को गिन सकते हैं? तो महाद्वीपों को कितने गिन सकते हैं इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। वो हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। तो समझो इसको क्या कर पाएंगे हम लोग, 4, 5, 6, 7 ऐसे कोई भी कह पाएंगे, ठीक है। इसके कारण निम्नलिखित है, क्योंकि ये देखिए कारण दिया है, ऐसा क्यों है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः तो दो महाद्वीपों में गिनी जाते हैं, परंतु यदि देखा जाए तो वो एक ही भूखंड है, ठीक है। तो ये एक ही भूखंड है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। इन्हें एक भी समझा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यूरोप और एशिया का सामान्य तो दो महाद्वीप माना जाता है, यूरोप और एशिया को, ठीक है। यद्यपि मानचित्रों में वह स्पष्ट दिखाई देता है कि वो एक ही भूखंड है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ है, इसीलिए इन्हें दो महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि भूगर्भ शास्त्री सामान्यतः इन्हीं एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। तो हम लोगों ने पहले भी देखा, यूरोप और एशिया को मिला के क्या कहा, यूरेशिया कहा, ठीक है। उसके बाद है अफ्रीका और यूरेशिया के सामान्यतः दो महाद्वीप समझा जाता है, और कभी कभी एक भी समझा जाता है। तो अफ्रीका और यूरेशिया को कभी कभी दो समझा जाता है, कभी कभी एक समझा जाता है। तो ये है चार्ट, जिसे समझ पाएंगे हम लोग। 4 महाद्वीप किसको किसको कहता है? अफ्रीका यूरेशिया को एक माना, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है 7, तो इसको ही हम लोग देख लेते हैं, और आप लोग चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं। तो 7 महाद्वीप क्या क्या है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, ठीक है। यह 7 महाद्वीप है। और यहाँ पे है जो आपने ओलंपिक खेलों को प्रतीकों में से एक प्रतीक ओलंपिक के 5 छल्लों को अवश्य देखा होगा। तो ये है छल्ला, 5 छल्ला है इसमें। तो ये क्या है और क्या दर्शाता है? ये अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप यानी जो कंटिनेंट है, 5 कंटिनेंट को ये दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, तो अभी हम लोग देख लेते हैं द्वीप किसे कहते हैं, ठीक है। ये देखिए द्वीप। यदि आपने इस अध्याय के आरंभ में दिए गए 2 मानचित्रों को ध्यानपूर्वक देखा हो, तो आपने पाया होगा कि महाद्वीपों में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है, यानी महाद्वीपों में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है, ठीक है। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए हैं। तो थोड़ा जो छोटा छोटा साइड में हम लोग देखा, अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है, तो चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जाता है। इस ग्रह पर विभिन्न आकार के लाखों द्वीप है। तो यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसे, महासागर और जीवन। तो महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्यावश्यक भाग है। भले ही हम ध्यान ना दें, पर ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है, ठीक है। तो महासागरों से क्या होता है? जो महाद्वीप है वहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। वह पृथ्वी के जलचक्रों का भाग है, जिसे आप आगे विज्ञान में पढ़ेंगे। उदाहरण अनार्थ, महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी, ठीक है, बंजर बन जाएगा। वह भी दायित्व है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागरों का वनस्पति जगत उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो महासागर का जो
वनस्पति है वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से एक जगह से दूसरे जगह जाने, सभी प्रकार के सामान्य व्यापार, सैनिक अभियान संचालित करने और भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागरों और सागरों की यात्रा की है। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषण किया है। इन सभी संस्कृतियों की किंवदंती और कहानियों में समुद्री देवताओं और देवियों, समुद्री दैत्यों और समुद्रों के कोसों, महासागरों के खतरों और उनके आशीर्वादों के बातें मिलती है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं। तो यहाँ पे कुछ ये आगे बढ़ने से पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशयों को महासागर और विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महाद्वीपों को विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है, किंतु सामान्य तो इन्हें 7 महाद्वीपों के रूप में गिना जाता है। ठीक है, तो ये भी देखा हमने। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थलभाग अधिक है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, महासागर सभी प्रकार की समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इन्हें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो चलिए, यह हम लोग देखा है पहले, और यहाँ पे हो गया चैप्टर ख़त्म। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।